तो ध्यान देना, हम लोग का जो चैप्टर 4 है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पीछे चैप्टर जो चल रहा था उसमें पढ़े हुए थे। जब पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा था ना, तो उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हुए थे। अब वही चीज़ यहाँ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग पहले भी जानते हैं, ठीक है, कि अगर किसी भी इक्वेशन का डिग्री अगर 2 हो जाए तो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिख दे रहे, थोड़ा ध्यान देते चलना कि द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान देना इस फॉर्म को समझना है। अगर इस फॉर्म में दिखेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको ध्यान देना, दिख रहा है, द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में जो इक्वेशन दिखा उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। एक बात ये भी याद रखना है कि जहाँ पे a b c वेयर a b एंड c आर रियल नंबर, कैसा नंबर होगा, अब रियल नंबर में तो आप लोगों को मालूम है भाई सब तरह का नंबर आ जाएगा। रूट वाला भी नंबर दिख सकता है यहाँ पे, इस जगह पे a b c के जगह में कोई भी रूट वाला भी नंबर दे सकता है। एंड ये भी याद रखना है कि यहाँ हमेशा देखो ये दोनों 0 होगा चलेगा, लेकिन ये जो केस होगा ये 0 कभी नहीं होगा। ए जो होगा ना, ए का वैल्यू कभी भी तुमको 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। या बी और सी जो ये दोनों 0 मिल सकता है, ये बी और सी जो होगा वो आपका 0 हो सकता है, बी भी 0 हो सकता है, बी भी आपका 0 हो सकता है और सी भी आपका 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि थोड़ा सा सोचिए, अगर हम ए का वैल्यू अगर 0 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा तो ये जो x² वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा ना, सीधे क्या बच जाएगा, bx प्लस सी बच जाएगा। बताइए वो bx प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। बहुत बढ़िया, क्या कहलाएगा वो फिर, लीनियर इक्वेशन। तो द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी इज कॉल्ड, उसी को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर जहाँ पर a b c आपका रियल नंबर होगा और a आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, b और c 0 के बराबर हो सकता है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिख दिए यहाँ पहला इक्वेशन 2x² प्लस रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, a के जगह पे, b के जगह पे, c के जगह पे, ये सब नंबर कैसा नंबर है, रियल नंबर। तो अगर इस फॉर्मेट में दिखेगा तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अगर ऐसा दिखा 2x² माइनस 2 बराबर 0, तो याद रखना ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस यहाँ आपको मिलेगा कि a का वैल्यू 2 मिला, b का वैल्यू 0 मिला और c का वैल्यू -2 मिला, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा लिख दें x² बराबर 0, तो याद रखना ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस केस में आपको क्या मिलेगा, a बराबर 0, सॉरी a बराबर 1, क्योंकि यहाँ 1 है, b आपका 0 मिलेगा और c भी 0 मिलेगा। तो हम अभी यही बात बोल रहे थे कि a 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन b और c तो 0 के बराबर भी हो सकता है, फिर भी वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको चाहेंगे ना, इसको इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, ध्यान देना, ऐसे लिख सकते हैं 1x² लिख सकते हैं, प्लस 0x लिख सकते हैं, प्लस 0 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख दिए कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि केवल x² का वैल्यू 0 नहीं होगा, बाकी b और c का वैल्यू 0 हो सकता है, तब भी वो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर ऐसे लिख देते हैं केवल x + 2 = 0, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। कारण है कि इसके पास x² वाला टर्म नहीं है। ये कैसा कहलाएगा? फिर देखो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, इसका पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि x² होना बहुत ज़रूरी है। पहला जो टर्म है x² होगा, ये टर्म नहीं भी होगा, यानी x वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म अगर नहीं भी है तभी वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। और हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है, यानी x का वैल्यू होता है, कितना निकलता है? नंबर ऑफ जो जीरोज होता है या नंबर ऑफ जो रूट्स होता है वो 2 होता है। बताए थे जितना डिग्री होता है ना, जितना पावर होता है उतना ही x का वैल्यू मिलता है। और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का प्रोसेस पिछले क्लास में सीखे थे चैप्टर 2 में, कि लास्ट फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म को क्या करते थे हम लोग? स्प्लिट करते थे, तोड़ते थे। ऐसा तोड़ते थे कि जोड़ने से बीच वाला टर्म मिल जाए और मल्टीप्लाई करने से वापस प्रोडक्ट मिल जाए आपको साइड वाला का। ये पहले समझ में आया इतना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इतना समझ में आ गया, इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? किसी कोई दिक्कत नहीं है? इसका सॉल्यूशन के बारे में बाद में जानेंगे। हम लोग एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बस खाली चेक करने बोल रहा है कि क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, देखो साफ साफ सवाल बोला है कि चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका NCERT बुक का, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 है। और 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में ही बात बोला जा रहा है कि चेक करने बोला रहा है कि चेक करके बताइए कि जो नीचे दिया गया इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम तभी बोलेंगे ना जब वो इस फॉर्मेट को क्या करेगा? ज्ञान करेगा। इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आ जा, मतलब जो आ जाता है सॉल्व करने के बाद, जिसे पहले सवाल ले लेते तब समझ में आएगा। जिसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3, ये दिया हुआ है। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद देखना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब कहलाएगा जब इस फॉर्मेट में मिलेगा। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है सबको? चलो, तो ये इसको तोड़ने का तरीका कौन जानता है? ए इसको तोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर। कितना लोगों को मालूम है a + b होल स्क्वायर का फॉर्मेट? a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² 2ab + b²। याद है सबको? देखो हम यहीं पे लिख दिए, है ना। तो चलिए इसको तोड़िए तो क्या मिलेगा? इसको ये मिलेगा हम लोग x² + 2x × 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू, अभी 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2 को 3 से 6। तो ये हो गया हम लोग का x², ये हो गया प्लस में 2x हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। अब इधर का जो +2x उसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2x होगा ना। ये 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 कि 2 होता है? हाँ, 1 का स्क्वायर 1 होगा। और उधर का जो -6 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? +6, क्योंकि हमको मालूम इधर क्या बनना चाहिए, उधर कुछ रहने नहीं देना, सबको उठा के एक तरफ ले आना है। देखो इधर क्या होना चाहिए? उधर 0 होना चाहिए, RHS 0 होना चाहिए, बाकी सब को LHS की तरफ ले आना है। अब इधर देखो कौन कौन कट रहा है, ये कट जाएगा। क्यों कटेगा भाई? ये एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में तो कट जाएगा। यहाँ कितना मिला? x², यहाँ कितना मिल रहा है? 7 मिलेगा, बराबर क्या है? बस खाली आप ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ना। क्योंकि हम लोग मालूम है, हम इसको इस फॉर्मेट में तो हम लिख सकते हैं ऐसे x² + 0x + 7 = 0। तब आपको यहाँ पे a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा 0 और c का वैल्यू मिलेगा +7। तो हम लोग लिखेंगे कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ x² bx + c = 0। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक?
अरे समझ में आया कि हम लोग क्यों इसको बोल रहे हैं? अगर ये कट जाता, ये खत्म हो जाता, केवल +7 बचता, तब क्या बोलते उसको? तब उसको क्या बोलते हैं? तब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते। याद रखना ये होना बहुत जरूरी है, x² वाला टर्म होना चाहिए। इसके अलावा कुछ रहे या ना रहे, देखो हमें दिखाएं तीनों तरह का एग्जाम्पल। इसमें b नहीं है, इसमें b और c दोनों गायब है, इसमें सब है, सब है तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। b वाला टर्म नहीं है फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और b और c नहीं है फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, ठीक है, क्योंकि x² है। ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि a बराबर, याद रखना कि a, देखो इस कंडीशन को याद रखना है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। b और c आपको 0 मिल जाएगा, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात को याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू में कभी भी a 0 नहीं होगा। a 0 हो गया मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कभी भी आपको a का वैल्यू 0 मिल रहा है मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्या दिया हुआ है कि x² है, माइनस है 2x है, इक्वल टू माइनस में 2 है, फिर इनटू में 3 - x है, ये ना है। चलिए तो ये तो ठीक है भाई कि x² अपन जगह में, -2 भी अपन जगह में, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2x। सबको उठा के इधर ले आएंगे, x² माइनस में 2x, ये प्लस 2x है ना, इधर आएगा क्या बन जाएगा? ये वो प्लस -6 है ना, इधर आ जाएगा क्या बनेगा? सॉरी प्लस में 0। तो -2x और -2x कितना हो जाएगा? माइनस में 4x हो जाएगा, क्योंकि याद है नहीं कटेगा नहीं है, प्लस में क्या है बराबर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो पहले तो लिखेंगे कि ये इस फॉर्म में है ना, इट इज इन द फॉर्म, बताना है किस फॉर्म में है, x² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? चलो फटाक से इसको राइट करो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो जाएगा ना, खाली चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है नहीं है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखना जो भी सिचुएशन दिया जा रहा है नीचे, केवल उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखकर छोड़ देना है, ठीक है। फिर समझना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, ठीक है, एक सिचुएशन है, तो बोलता है एक सिचुएशन दिया हुआ, इसको समझना है और समझकर एक इक्वेशन बनाना है। और जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा इक्वेशन बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है। समझ में आ रहा? इसको सॉल्व नहीं करने जाना है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे ऐसे प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा हाँ ध्यान देना। कहता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। अब सीधी सी बात है भाई, अगर रेक्टेंगल की बात करते हैं तो आप लोग को ये चीज़ तो मालूम होना चाहिए कि रेक्टेंगल में 2 चीज़ पाया जाता है, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ। ये आपका लेंथ होता है, ये आपका ब्रेथ होता है। समझ में आ रही बात? तो देखो कैसे कैसे सवाल बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया पूरा दे दिया है, एरिया समझ रहे हो, पूरा फील्ड का एरिया आपको दे दिया है। कितना है? 528। और द लेंथ ऑफ द प्लॉट, किसका? तो लेंथ, जैसे ये जो लेंथ है उसके बारे में बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट, मीटर में बात बोल रहा है, जो भी होगा मीटर में होगा। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ध्यान देना, ब्रेथ जितना है, ध्यान देना, ब्रेथ जितना होगा उससे 2 गुना और फिर 1 अधिक। तो पहले हम लोग ब्रेथ को मेजर करते हैं, प्लेट कर लेते हैं। ब्रेथ कितना है? तो ब्रेथ को हम लोग मान लिए x मीटर। कितना मान लिए? x मीटर। तो देखो अब लेंथ क्या बोलता है, बात को समझते जाना। क्या बोला? क्या कहा कि जितना ब्रेथ है, जितना ब्रेथ है उससे 2 गुना। तो 2 गुना का मतलब क्या होता है?
अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 2x, और फिर बोलता है 2x, फिर क्या बोलता है एक अधिक भी है, तो एक अधिक कैसे पता चलेगा, +1 करेंगे तब ना एक अधिक होगा। तो ये बोल गया आपका ब्रेथ हो गया x मीटर और लेंथ हो गया इससे 2 गुना प्लस 1 और अधिक, इतना मीटर का क्या हो गया लेंथ हो गया। अब हम लोग को तो मालूम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो एरिया है ऑफ रेक्टेंगल का वो दे दिया है, कितना दिया हुआ है 528, इतना दिया है। अच्छा ये बताओ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ मेरा ये वाला, ब्रेथ मेरा ये वाला है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 528। अब लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x + 1 और ब्रेथ का वैल्यू x, इधर है 528। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो होना चाहिए ना, इस x को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो क्या हो जाएगा 2x², और इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा x मिलेगा केवल, और वो जो 528 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में 528 बराबर 0 हुआ। तो हम लोग का आंसर यही हो गया। इतना ही करने बोला था, क्योंकि देखो इसको अच्छे से देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं है। ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। अगर हमको बोला जाए, देखो आगे ये भी बोला था वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हम लोग चाहें तो इसका लेंथ और ब्रेथ को निकाल सकते हैं, कितना लेंथ होगा कितना ब्रेथ होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे तो बताए थे, ये 528 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद जितना आएगा उसको ऐसा तोड़ना होगा कि बीच में कितना दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 लाना होगा। तो इसको हम लोग चाहेंगे तो बना के x और y, x निकाल कर और यहाँ पे रख देंगे तो ब्रेथ निकल जाएगा, और यहाँ रख देंगे तो लेंथ निकल जाएगा, यानी इस प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ हमको पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन में क्या बोला था, केवल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल इस सिचुएशन को क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बस खाली बना देना है। तो यही जो बन गया ये मेरा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। हम लोगों को केवल क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना के छोड़ देना है। इसी तरह बहुत सारा सिचुएशन और भी दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ोगे आगे, जिसे दूसरा नंबर में दिया हुआ है। क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, आप बस समझना। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 306, यानी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से 306 आता है, लेकिन कोई 2 लगातार नंबर को। जैसे हम बोलेंगे तुम लोग कोई 2 लगातार नंबर ऐसा बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने से 42 आएगा, तो आप लोग कौन कौन सा नंबर बताओगे, 6 और 7 बोले। 6 और 7 कैसा नंबर है, लगातार नंबर है। तो ऐसा ही 2 नंबर ढूंढने बोल रहा है, ऐसा ही 2 नंबर है जिसका क्या करने से, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 306 आएगा। तो नंबर आप पता करो। तो देखो जब कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर बोला जाता है तो इस तरह सिलेक्ट करते हैं, लेट द कंसेक्यूटिव। देखो तो स्पेलिंग क्या है बाबू, स्पेलिंग मिस्टेक होने का डर रहता है मेरे से ज़्यादा थोड़ा, ठीक है। कंसेक्यूटिव, तो द फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो पहला हम लोग मान लेते हैं जो फर्स्ट नंबर होगा उसको मान लेते हैं x, और जो सेकेंड नंबर होगा उसको मान लेंगे हम लोग x + 1। सीधी सी बात है भाई, जितना ये होगा उससे एक अधिक होगा तभी तो लगातार नंबर मिलेगा। अगर ये 6 होगा तो 6 + 1 तब नहीं 6 है तो 7 मिलेगा। लगातार होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले वाला से एक अधिक होना चाहिए, ये ना कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब हमको बोला कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, किसको किसको, दोनों नंबर को, x को और x + 1 को, तो बोला कि 306 मिलेगा। कितना मिलेगा 306। अब इसको खाली मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, x को x² तो x² हो जाएगा, x × x x², x + 1 तो हो जाएगा x, ये 300 इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस में 306 बराबर 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है।
अब हम लोग को पता करना होता है एग्जैक्ट, आखिर सच में पता करना होता है कि भाई अच्छा वैसा कौन कौन दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 306 आता है, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा, हाँ ट्राई करते हैं। जैसे इसका भी निकाल सकते थे लेंथ और ब्रेथ, इसको निकालते हैं कि दो नंबर कौन कौन है। जैसे यहाँ कितना है 306 है ना, और इसका फ्रंट में कौन सी यहाँ पे, तो 306 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 306 से मिलेगा ना। अब इसको इस तरह से फैक्टराइज करना है कि यहाँ क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है ना, तो 1 आना चाहिए। तो इसको तोड़ते हैं भाई 2 का टेबल में, कितना मिल जाएगा 15 इतना मिलेगा ना। और तोड़ के देखते हैं इसको 3 का टेबल में, इतना मिल जाएगा। और तोड़ के देखते हैं 3 का टेबल में, अच्छा नहीं टूटेगा, हाँ टूटेगा ना, 3 1 जा 3 2 3 7 इतना कुछ मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9 9 2 जा 18 में अगर 17 हटाएंगे तो हो जाएगा काम। अरे भाई 18 में 17 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी यहाँ वाला 1 आ जाएगा ना। देखो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा आगे, आंसर यहीं तक था, लेकिन पता करना आखिर वो दो नंबर कौन कौन है जिसको मल्टीप्लाई करने से 306 आता है, वो चेक करने वाले हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का x² प्लस, इसके जगह हम लोग लिखेंगे ऐसे 18x माइनस 17x, और पहले से कितना था 306 बराबर 0। हम इन दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं x, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 18, इन दोनों से क्या कॉमन होगा तो माइनस में 17, तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 18 बराबर 0। मालूम है 18 का है बच रहा है, क्योंकि अभी हम लोग तोड़े थे, यहाँ 17 है, यहाँ सब मिला 18 है, तो 18 × 17 कितना हो जाएगा 306 होगा ना। चले अब हम लोग आगे इसको कर लेते हैं थोड़ा, ये अंदर अंदर सेम दिख रहा है ना, कॉमन कर लेते हैं, यानी x प्लस 18 कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या x माइनस 17 बराबर 0, इन बचेगा। अब हम लोग यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं, तो x प्लस 18 बराबर 0 हो जाएगा, और एक इधर से मिलेगा x माइनस 17 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या मिला माइनस में 17, और इधर x बराबर क्या मिला, ओ सॉरी प्लस माइनस में 18, इधर प्लस में 17। अब हम लोग के यहाँ जो बोला था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला था, तो साफ साफ पॉजिटिव इंटीजर ने बोला था। द कंसेक्यूटिव या कैसा इंटीजर था, पॉजिटिव इंटीजर। चाहे पता करो दोनों में पॉजिटिव इंटीजर कौन है, ये है क्या पॉजिटिव, याद रखना ये नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब इसको लेके हम लोग नहीं चलेंगे x का वैल्यू, ये ना पॉजिटिव है, तो यानी हम लोग इसको लेके चलेंगे। जब इसको लेके चलेंगे तो हम यहाँ रखेंगे पहला नंबर में, तो फर्स्ट नंबर क्या मिलेगा 17 मिलेगा, और दूसरा नंबर क्या मिलेगा, क्योंकि हमको मालूम भाई 7 था ये ना, तो इसके जगह कितना पुट हो गया 17। अब ये कितना x प्लस 1 है, यानी 17 प्लस 1 कितना मिला, इसका मतलब ये पता चला कि देखो 17 और 18 दो लगातार नंबर है। याद रखना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा, अब चेक भी कर लो भाई, ये 18 है क्या, ये 17 है, चेक कर लो, 7 8 जा 56 का 7 1 जा इतना मिलेगा, और यहाँ से 18 6 0 10 और 3 मिला। तो देखो ये मैथमेटिकल जादू यही है, ठीक है। खाली शुरू में केवल बोल दिया था दो ऐसा लगातार नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से कितना मिलता है 306 मिलता है। अच्छा पता करो दोनों नंबर कौन कौन से है, तो मालूम हो गया 17 और 18 ऐसा दो नंबर है लगातार नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 306 मिलता है। ऐसा बात नहीं है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 306 और भी नंबर में हो सकता है, लेकिन वो दोनों फिर लगातार नहीं होगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, सो अगर हम लोग क्या कर लें 34 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तब भी हमको मिल जाएगा, 34 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तब भी हमको 306 मिल जाएगा, देख लो करके। लेकिन ये दोनों नंबर क्या है, लगातार नंबर है क्या, नहीं। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार नंबर होना चाहिए। अब भाई साहब बात समझ में है। उसी तरह हम लोग यहाँ भी सॉल्व करके निकाल सकते थे कि आखिर लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, जिसका एरिया दे दिया था पहले ही 528।
528 जो है वो एरिया हम लोग को पहले दे दिया था, बस हमको ये पता करना था कि अगर 528 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया है ना, एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर कोई एरिया है, तो इसका लेंथ और ब्रेथ कुछ तो होगा, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कब? जब इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी तरह सॉल्व करके जब x का वैल्यू निकालते हैं और जो पॉजिटिव आता उसको लेके चलते हैं, जो नेगेटिव आता उसको नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि एरिया या लेंथ या ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, याद रखना, एरिया भी नेगेटिव नहीं होता है। हम कभी किसी को बोलेंगे कि आपका जो हाइट है या लेंथ है वो -2 मीटर है, -2 मीटर कैसे मापेंगे भाई? जमीन के अंदर थोड़ी चले जाएंगे। चलो यहाँ तक पहले राइट करो, ठीक है। इधर इधर कचरा हम साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। इधर इधर ये सबको हम ऐसा इसको रहने देते हैं। टू का थर्ड कहता है रोहन्स मदर एज। इसका मतलब क्या? देखो रोहन्स है मतलब रोहन का, तो रोहन का जो मम्मी है, मतलब रोहन की जो मम्मी है वो 26 ओल्डर, मतलब समझो कि ओल्डर मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे, इन्हें कि बूढ़ा नहीं, बूढ़ी नहीं, यहाँ ज़्यादा समझना है कि 26 साल ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? रोहन से। अब सीधी बात है, मम्मी है तो भाई बड़े होगी, ऐसे समझ सकते हैं, समझ रही है ना। मतलब रोहन का जितना उम्र है उससे 26 साल ज़्यादा है उम्र उसकी मम्मी का। यहाँ तक समझ में आ रही बात? इस लाइन को पूरा समझो, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं आपने समझ में, फुल स्टॉप मार दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक में क्या बोलता है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। हिम मतलब उससे, किससे? तो रोहन से। इसका मतलब अगर हम रोहन का उम्र को अगर x मानेंगे तो उसकी मम्मी का उम्र कितना हो जाएगा? x + 26। सीधी सी बात है भाई, जितना मेरा उम्र है उससे 26 साल ज्यादा है। अगर मेरा उम्र 10 साल है, मतलब रोहन है, मेरा उम्र 10 साल है, तो मेरा मम्मी का उम्र कितना होता होगा? 36 साल होता होगा। एड जानती है कि सीधी सी बात है भाई, मेरे से 26 साल बड़ी है मेरी मम्मी, तो अगर मेरा 10 साल उम्र है तो मेरे मम्मी के 26 साल होता होगा। यानी मेरा उम्र में क्या किया? जोड़ना पड़ेगा, कितना? 26। समझ में आ रही बात? यहां तक तो यही बात बोला। आगे कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर 3 years फ्रॉम नाउ। अब बोलता है अभी से 3 साल बाद। 3 साल बाद, जैसे मान लो अभी से 3 साल बाद। अब अभी से 3 साल बाद मतलब 3 साल के बाद मेरा भी तो 3 साल मेरा अभी उम्र तो बढ़ जाएगा। हम अभी 10 साल के हैं तो 3 साल के बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, मेरा मम्मी का अगर x + 26 था तो 3 साल के बाद उसका कितना हो जाएगा? x + 26 + 3, मतलब कह सकते हैं x + 29। बात समझ में आया? अब उस समय का जो एज होगा ना उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको प्रोडक्ट करना है, तो कितना मिलेगा? 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो आप रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड करो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर आपको लगता है तो आप रोहन का प्रेजेंट एज को आप फिर फाइंड करो। तो सबसे पहले तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले इस रोहन का अभी का एज मानेंगे, पहले प्रेजेंट एज मानेंगे, ठीक है। देखो ऐसे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो रोहन का अगर उम्र मान लिए कि x साल है, कितना है? तो सीधी बात याद है ना कि द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स का मदर। तो रोहन्स मदर लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा बाबू? 26। x + 26 ईयर। समझ में आ रहा है ना? अभी जैसे मेरा उम्र 10 साल है, देखो समझो 10 अगर यहाँ लिखे हैं तो यहाँ कितना होगा? 10 + 26, क्योंकि जितना उससे 10 साल अधिक है। ये तो अभी का बात हो गया ना। अब 3 साल बाद चलते हैं। कितना साल बाद? आफ्टर 3 years। अब 3 साल के बाद थोड़ा दिमाग लगाओ, मेरा उम्र कितना हो जाएगा? मतलब रोहन का उम्र कितना हो जाएगा? द एज ऑफ रोहन कितना हो जाएगा? जो x था वो हो जाएगा x + 3 ईयर। समझ में आ रही बात?
और उसकी जो मम्मी क्या था उसका उम्र कितना होगा, बोलो। इसका पहले से कितना था, x + 26। अब 3 साल के बाद 3 जोड़ देंगे बाबू तो कितना मिलेगा, x + 29 ईयर्स। अब बोला कि इन दो उम्रों को, यानी रोहन का उम्र और मम्मी का उम्र, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुना करना। साफ साफ लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ दियर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब 3 साल के बाद वाला जो उम्रवन है उन दोनों को गुना करेंगे तो 360 मिलेगा। जैसे ऐसे समझो, हम अपना बता रहे हैं, जैसे मेरा उम्र है 10 साल, अब 26 साल के बाद कितना हो जाएगा, मेरा मम्मी का 36 साल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब बोला कि जब 3 साल के बाद, तो 10 साल था मेरा, तो अब 3 जोड़ेंगे तो 13 साल हो जाएगा मेरा। तो जब मेरा 13 साल होगा तब इधर 36 + 3 कितना हो जाएगा, 39 साल हो जाएगा। अब बोल रहा ई उम्र और इस उम्र को, मतलब 13 को और 39 को गुना करोगे ना तो 360 आएगा। कितना आएगा, तो वैसे यहाँ लिख रहे हैं ई उम्र किसका, मेरा है तो मेरा हो गया x + 3, और ये उम्र किसका है तो मम्मी वाला, यानी x + 29। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 360। यही सिचुएशन को हम लोग अब उधर लिखेंगे, समझना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, ऐसे कि ये वाला है मेरा उम्र कितना है बाबू, x + 3, और ये वाला मम्मी का उम्र यानी x + 29 इक्वल टू कितना देगा, 360। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा पहले। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इस x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना मिलेगा, और फिर इस x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो ये तो कंप्लीट हो गया पहले भाई ये दोनों से। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब, मतलब बता 97 87 आएगा। हाँ 87 आएगा, यस 87 आएगा। हम 97 लिख दें, 87 बराबर हो जाएगा इतना। अब देखिए तो 90, 29x और 3x मिलके तो x से तो मिल जाएगा ना, ये दोनों कितना हो जाएगा, बोलो जी 32x हो जाएगा ना। ये कितना है, इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो गया। ये तो सोल्व होगा, कितना होगा, x² + 32x, और ये दोनों को सोल्व करेंगे तो पीछे से 3 मिलेगा, नहीं रे पीछे से 3 मिलेगा ना। उसके बाद 7 आएगा कि नहीं आएगा, 273 आएगा, 273 माइनस में देखो करके, देखो ऐसे घटा रहे 360 और ये हो गया 87, इससे एक 5 लिया, 3 दिया, 5 बचा, 5 लिया, 15 में से 7, यहाँ से 2 आया। अब ये हम लोग का आंसर हो चुका, मालूम है ना। यही हम लोग केवल सिचुएशन बताना था। सबसे पहले क्वेश्चन में यही बात बोला गया कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना वो देखो, पहले बन गया ना। अब अगर हम पता करना होगा कि इसका रोहन का उम्र कितना है तो कल हमको x पता करना है। जैसे x पता चल जाएगा ना, यहाँ रख देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा उसका मम्मी का भी उम्र, क्योंकि हमको मालूम है जितना उसका उम्र उससे 26 साल तो उसकी बड़ी मम्मी है। चलो इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। अब 273 यहाँ है और यहाँ कुछ है तो 1 है, तो 273 ऐसा तोड़ना है कि 32 मिले। किसका टेबल कटेगा, ये 3 टेबल कट जाएगा, लेकिन 3 टेबल फिर 91 नहीं कटेगा, कट जाता है 29। ये 91 किसका टेबल जाएगा, 7 टेबल तो कट रहा है। अब ठीक है, अब हमको ऐसा अरेंज करना होगा कि 32 चाहिए, तो किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि ये 32 मिले। ऐसे कर ले, जैसे ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 7 से 20 बनेगा, तो जोड़ेंगे कितना मिलेगा, यहाँ से 4 और यहाँ से 34 हो जा रहा है। हमको चाहिए कितना, 32। तब नहीं काम हो रहा है ना। 7 के 7 हुआ था, यहाँ पे 2 बचा था, 7 21 13 आया था। हाँ जी, कैसे होगा पता करो और देखो
सिचुएशन अंडर कंट्रोल तो नहीं ना कि निकलवे नहीं करेगा, मतलब ऐसा सिचुएशन होगा ही नहीं। देख लेते हैं ना और कि कोई आ रहा है कि या नहीं आ रहा है। रुको हम थोड़ा सा अपना मेथड से चेक कर लेते हैं, ये बनेगा कि नहीं बनेगा वो हम चेक कर दे रहे हैं, ठीक। ये तो बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। देखो तोड़ो तो, और कोई दूसरा तरीका तोड़ें, जैसे ऐसे कर लेते हैं। 32 नहीं चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना देगा, ज़्यादा चला जाएगा ना। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 13 आएगा, और 7 घटा देंगे कितना मिलेगा, आया तो नहीं मिला। इधर ध्यान दोगे तभी पता चलेगा क्या मिला नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग पास क्या क्या था, 3 था, 7 था, 13 था। अरे था कि नहीं था? अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा, 39 आएगा। और ये कितना है, घटा देंगे तो हो जाएगा। बस ध्यान देना कि घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। देखो हो चुका है। अब कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा x² प्लस ये 32 जगह हम लिखेंगे हम लोग ऐसे 39x - 7x, और ये माइनस में है 273 बराबर 0। यहाँ से दोनों से x को कॉमन करेंगे तो x प्लस मिलेगा 39, इन दोनों से माइनस में 7 को कॉमन करेंगे तो मिलेगा x प्लस 39 बराबर 0। ये दोनों आपका कॉमन कर लेंगे तो हम लोग को अंदर बच जाएगा ये वाला x - 7 बराबर 0। अब हम यहाँ से अब अलग अलग कर लेंगे दोनों को कि x प्लस 39 बराबर 0 और x - 7 बराबर 0। इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 13। अच्छा तुम लोग बताओ किसी का उम्र नेगेटिव में हो सकता है क्या? ये नेगेटिव में आया, इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इसको समझो x बराबर कितना मिला, प्लस मिला, यही पता चल गया। x किसको माने थे हम लोग, किसका परसेंटेज माने थे? आप बताओ। रोहन का अगर उम्र 7 साल है तो उसका मम्मी की उम्र कितना हो जाएगा, 7 + 21 हो जाएगा ना। अभी देखो साबित भी, अभी चेक भी कर देंगे, टेंशन मत लो। अब हम लोग यहाँ आंसर हो गया कि द एज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो रोहन का प्रेजेंट एज कितना हो गया, कितना, 7 ईयर्स। याद है ना, केवल रोहन का ही पता करने बोला था, फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो 7 ईयर्स निकलेगा रोहन का एज। अगर हमको चेक करना होगा कि आंसर सही है गलत है, तो हम लोग को जो प्रोडक्ट दिया था वो कितना दिया था, 360 दिया था ना। तो 360 कौन सा सिचुएशन में दिया था, देखो इस सिचुएशन में, मतलब हम लोग इन दोनों को देखो एक्स का वैल्यू कितना निकला वो पता बताओ, यहाँ पुट करो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ 7 + 21 कितना होगा, कितना, 7 + 29 36 होगा। अभी बीच में ये क्या है, मल्टीप्लाई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो 360 आता है कि नहीं आता है। अरे समझ में आ रही है बात, हम लोग बोला था ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने 360 आता है। तो आप इस आंसर को यहाँ पुट करके देखो, यहाँ 7 + 3 कितना मिला, 10 × x + 20 मतलब 7 + 20 कितना, 36। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 360 नहीं मिलेगा। तो इस तरह से सिचुएशन को समझना है पहले। और अभी तो फिलहाल तुम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, फिर इसको सॉल्व करना अभी नहीं है, लेकिन अभी कुछ हम होमवर्क देंगे, ठीक है, इसी तरह का सिचुएशन वाला, जिसको आप लोग को क्या करना है, पहले ऐसा इक्वेशन तैयार करना है और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, और एक्स वैल्यू निकाल के वापस जो जगह है, जो चीज़ फाइंड करने के लिए बोला जाएगा उसको फाइंड भी करना है। समझ में आ रहा है इसको, पहले प्रोसेस तो समझ में आ रहा है, नहीं करना क्या पड़ता है। चलो ठीक है, इसको राइट करो पहले।